दोस्तों, हर साल हजारों बच्चे यूरोप जाते हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन एंड जाने से पहले ड्यूरिंग प्रोसेस उनके माइंड में कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन क्या होती है कि उन्होंने दो कंट्रीज रखे होते हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, एंड उसके बीच में वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कंट्री कौन सा है। क्योंकि यूरोप की मेजॉरिटी कंट्रीज आपको बहुत सारे पर्क्स ऑफर करती है, लाइक स्कॉलरशिप में, ट्यूशन फी के मामले में, एडमिशन के केस में, लो मार्क्स वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये कई सारे पर्क्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज आपको ऑफर कर रही होती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग स्टडी इन इटली एंड स्टडी इन फ्रांस। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कंट्री कौन सा है। ये कंपैरिजन मैं एक दोस्त के रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ। उन्होंने कमेंट किया था पिछले दिनों मेरी फ्रांस की वीडियो पे कि आप इटली एंड फ्रांस का कंपैरिजन करें। सो आज की वीडियो में डिटेल कंपैरिजन हो। मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, एंड अगर आप ये चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन इटली एंड फ्रांस। इस कंपैरिजन को हम 9 स्टेप्स के बिहाफ पे करेंगे। उन 9 स्टेप्स में सबसे पहले हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज को देखेंगे, नंबर ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज के इटली में कितनी एग्जिस्ट करती हैं, फ्रांस में कितनी करती हैं। उसके बाद फी देखेंगे, इंटेक्स को डिस्कस करेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ की एजुकेशन की देखेंगे दोनों कंट्रीज में, बैंक स्टेटमेंट्स को कंसीडरेशन में लाएंगे कि इटली के केस में कितनी चाहिए होती है, फ्रांस के केस में कितनी चाहिए होती है। अपॉइंटमेंट्स के स्टेटस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पोस्ट स्टडी वीजा को हम डिस्कस करेंगे, पीआर को देखेंगे कि दोनों कंट्रीज में आपको कितने अरसे बाद मिल जाती होती है, सैलरीज यहाँ की कंसीडर करेंगे हम कि इटली में आपको कितनी देखने को मिलती है, फ्रांस में आपको कितनी देखने को मिलती है, एंड यहाँ की स्कॉलरशिप्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ये 9 पॉइंट्स हैं जिनको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप ना करें एंड इसे एंड तक देखें। वेल गाइस, पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि यहाँ की नंबर ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इटली के केस में आपको 60+ पब्लिक यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है, वेयरएज फ्रांस के केस में आपको ये नंबर 80+ का मिलता है। सो टेक्निकली फ्रांस में ज्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं एंड इस केस में फ्रांस को हम 1 पॉइंट अलॉट करेंगे एंड इटली विल बी 0। उसके बाद अगर हम फी के क्राइटेरिया को डिस्कस करें कि दोनों कंट्रीज में पब्लिक यूनिवर्सिटी में कितनी फी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इटली के केस को अगर हम देखें तो इटली के केस में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो टोटली फ्री एजुकेशन ऑफर करती हैं टू बोथ यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन सिटीजन्स, वेयर एज फ्रांस के केस में जो नॉन यूरोपियन सिटीजन्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत फीस होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। वो फीस वेरी करती है फ्रॉम 250 यूरोज टू 2500 यूरोज। सो इस केस में जो पॉइंट है वो इटली को चला जाता है एंड फ्रांस इज 0। उसके बाद अगर हम इंटेक्स को डिस्कस करें तो इटली जो है वो साल में 1 इंटेक ऑफर करता है, सितंबर इंटेक, वेयर एज फ्रांस जो है वो साल में 2 इंटेक्स ऑफर करता है, सितंबर इंटेक एंड जनवरी इंटेक। सो इंटेक्स के मामले में स्टूडेंट्स के पास साल में 2 बार अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हम फ्रांस को अलॉट करेंगे एंड इटली विल बी 0। उसके बाद अगर हम मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर्स के केस में इटली में आपको बैचलर्स के केस में जो रिक्वायरमेंट है वो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, एंड फ्रांस के केस में बैचलर्स में आपके पास अगेन 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, वेयर एज मास्टर्स के केस में इटली आपको एडमिशन दे देता है विद 15 और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, एंड सिमिलरली फ्रांस भी आपको विद 15 और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडमिशन दे देता है इन मास्टर्स। सो इस कैटेगरी में दोनों को ही हम 1 पॉइंट अलॉट करेंगे बिकॉज दोनों सेम स्टैंडर्ड ही फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बैंक स्टेटमेंट को देखें जो कि अमूमन हमारे स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द बनता है। सो इटली के केस में चूंकि आपकी यूनिवर्सिटी फ्री होती है, आपको स्टाइपेंड मिल रही होती है, सो आपको बैंक स्टेटमेंट में थोड़ी सी रियायत मिलती है। इटली के केस में अगर आप 30 से 35 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करा दें तो दैट्स मोर देन एनफ, वेयर एज फ्रांस के केस में चूंकि आपकी फी होती है उस केस में आपको थोड़ी सी ज्यादा बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट फ्रांस के केस में है दैट्स 40 to 45 लाख पाकिस्तानी रुपीस।
सो अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपनी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर लें, जो भी अमाउंट बनती है ये आपको दिखानी पड़ेगी फॉर योर बैंक स्टेटमेंट। सो बैंक स्टेटमेंट के केस में जो पॉइंट है वो टोटली इटली का है एंड फ्रांस 0। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स को अगर हम डिस्कस करें, ओवरऑल इटली के केस में अपॉइंटमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है, चूँकि पर्क्स ऐसे ऑफर कर रहे हैं, उस वजह से रश इतना ज़्यादा हो गया कि एम्बेसी से अब वो प्रॉपरली डील नहीं हो रहा। सो अपॉइंटमेंट्स के केस में डिलेज हैं, आपको एडमिशन हासिल कर लेते हैं लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती। सो काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। ऑल्दो इटली की जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है उसको कवर करने की, उसको किसी तरह उसका कोई सोल्यूशन निकालने की, बट अभी फॉर नाउ वो हो नहीं पा रहा। बट फ्रांस के केस में आपको इस तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलता, आपको विद इन अ मंथ अपॉइंटमेंट मिल जाती है एंड अपॉइंटमेंट के केस में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। सो इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो पॉइंट है वो हम फ्रांस को अलॉट करेंगे एंड हियर इटली विल बी सी। वेल गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पोस्ट स्टडी वीजा। पोस्ट स्टडी वीजा के केस में इटली जो है वो आपको साल का वीजा दे देता है, वेयर एज फ्रांस जो है वो आपको 2 साल का वीजा देता है टू सर्च सम जॉब। टेक्निकली दोनों कंट्रीज का टाइम ठीक है, एक आपके पास 1 साल का टाइम हो तो दैट्स मोर देन इनफ कोई किसी भी कंट्री में जॉब ढूंढने के लिए। बट चूंकि फ्रांस यहाँ पे ज़्यादा टाइम ऑफर कर रहे हैं टू जॉब सीकर्स, सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हम फ्रांस को देंगे एंड हियर इटली विल बी 0। उसके बाद अगर हम पीआर को देखें दोनों कंट्रीज की, इटली जो है वो आपको 5 साल में अपना पीआर दे देता है, वेयर एज फ्रांस जो है वो भी आपको 5 साल में पीआर दे देता है। सो दोनों इस टर्म में सेम है एंड सेम ड्यूरेशन में आपको पीआर ऑफर करते हैं। सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो अगेन हम दोनों कंट्रीज को अलॉट करेंगे एंड हियर इटली विल बी 1 एंड फ्रांस विल आल्सो बी 1। उसके बाद अगर हम सैलरीज को कंसिडरेशन में लाएं, चूंकि हम लोग मुल्क छोड़ ही सैलरीज की वजह से रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली की टेक केयर करनी होती हैं, उनके अखराजात देखने होते हैं। सो अगर हम इटली के केस में सैलरीज को देखें तो वो आपको 6 से 7 यूरोज पर आवर देखने को मिलती है एंड फ्रांस के केस में इट्स मोर देन दिस, वो 10 to 15 यूरोज पर आवर है। सो इन टर्म्स ऑफ सैलरीज फ्रांस क्लियरली विनर है एंड यहाँ पे जो पॉइंट है वो हम फ्रांस को देंगे। उसके बाद लास्ट जो चीज़ अमूमन स्टूडेंट्स कंसिडरेशन में रखते हैं वो है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स के केस में इटली आपको कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं वो कोई भी स्कोर कर सकता है। लाइक अगर आपके 60% मार्क्स हैं, आपके 55% मार्क्स हैं, मिनिमम 60% का क्राइटेरिया चाहिए हो रहा होता है, आपको मीट करना पड़ता है। अगर आपके 60% मार्क्स है तो यू कैन गेट दैट स्कॉलरशिप एंड उस स्कॉलरशिप में एजुकेशन आपकी वैसी फ्री होती है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाती है। बैचलर्स के केस में वो डिफरेंट है, मास्टर्स के केस में डिफरेंट है, पीएचडी के केस में डिफरेंट है। मैंने इस पर डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। फ्रांस भी आपको कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है, आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो रही होगी, बट इनमें से मेजॉरिटी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे, आपकी प्रीवियस डिग्री में 75-80% मार्क्स हैं, तो यू विल बी एबल टू स्कोर दी स्कॉलरशिप्स। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऑल्दो जो फी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है एंड आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही होती है। सो आपको एज सच इशू नहीं आता। लैंग्वेज बैरियर को देखें, वो मैंने कंसिडरेशन में नहीं रखा था, मैंने जस्ट ओनली यही 9 पॉइंट्स का कंपैरिजन करना था। बट लैंग्वेज बैरियर के मामले में जो है दोनों कंट्रीज ऑलमोस्ट सेम है, आपको दोनों कंट्रीज में इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन जो डे टू डे लाइफ है उसमें आपको लैंग्वेज बैरियर देखने को मिल रहा होता है। इटली के केस में इटालियन बोली जाती है, फ्रांस के केस में फ्रेंच बोली जाती है। सो टेक्निकली वहाँ पे जो डे टू डे लाइफ है उसको लीड करने के लिए आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। अगेन पीआर के केस में भी आपको लैंग्वेज इन्वॉल्व हो रही होगी, तो अगर आप उस कंट्री का पीआर लेना चाहते होंगे तो उसके लिए आपको वहाँ की जो लैंग्वेज है उस पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपकी होना बहुत ज़रूरी है। सो बढ़ते हैं ओवरऑल रिजल्ट के लिए। यहाँ पे हमने 9 पॉइंट्स का कंपैरिजन किया, कुछ पॉइंट्स शेयर हुए एंड इटली को ओवरऑल जो पॉइंट्स मिले हैं दैट इज 5 एंड जो फ्रांस को पॉइंट्स मिले हैं वो 7 है। सो क्लियरली फ्रांस जो है वो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है टू स्टडी एज कम्पेयर टू इटली। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की कि इसको जितना क्विक से क्विक कवर कर सकूं ताकि आपका भी टाइम कम वेस्ट हो एंड आपको डिसीजन उठाने में भी आसानी हो सके इस वीडियो के बाद।
मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये वीडियो शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है, इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।